यहां पर पार्लियामेंट है, एज रोल ऑफ सोशल चेंज, एज ए रोल ऑफ सोशल चेंज। ठीक, अब रोल ऑफ सोशल चेंज की स्थिति अगर देखनी है तो भारत में परिवर्तन के लिए किस साधन को अपनाया गया? सोशल चेंज के लिए दो साधन है, एक रिवोल्यूशन एंड एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस। क्लियर? अब सुनो, इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के माध्यम से यानी संसद कानून का निर्माण करके समाज में परिवर्तन लाएगी। फर्स्ट पॉइंट, लैंड रिफॉर्म एक्ट। इसके लिए कानून किसने बनाया? तो पार्लियामेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एंड डिमोलिश ऑफ लैंड होल्डर सिस्टम। तो इसके लिए तो पार्लियामेंट की भूमिका नहीं हुई। 73 एंड 74 अमेंडमेंट, पार्लियामेंट दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये सब स्थितियां क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। परिवर्तन किसी क्रांति के माध्यम से नहीं किया जा रहा है, पार्लियामेंट के माध्यम से, यानी पार्लियामेंट लॉ का फॉर्मेशन करेगी और लॉ का फॉर्मेशन करने के बाद इस सिचुएशन को स्थापित करेगी, इस स्थिति को स्थापित करेगी जिसके कारण समाज में परिवर्तन होगा। ठीक, तो अगर समाज में परिवर्तन की स्थिति है, समाज में परिवर्तन की जो सिचुएशन है, उस परिवर्तन की स्थिति में अगर देखते हैं, उस परिवर्तन की स्थिति को अगर हम एनालाइज करते हैं, है कि नहीं, तो उस परिवर्तन की स्थिति में जो पोजीशन है, इस स्थिति में है, उस स्थिति के आधार पर हम सामाजिक व्यवस्था को बदल सकते हैं, हम सामाजिक व्यवस्था को बदलाव की स्थिति में ला सकते हैं। क्लियर? तो इन सभी स्थितियों के आधार पर या इन सभी स्थितियों को लेकर हम एक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की सिचुएशन को स्थापित करने का प्रयास कर। क्लियर? अब दूसरी जो सिचुएशन है, दूसरी जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर हम लेके चले या तो उस स्थिति में या उस सिचुएशन में, उस स्थिति या उस सिचुएशन में राजनीतिक व्यवस्था बदल गई या राजनीतिक व्यवस्था, तो ये अब ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को ले, यही तो आपका फेबियनिज्म है। यही क्या है? फेबियनिज्म यानी मींस फेबियनवाद, कि समाज में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाए? फेबियनवाद के माध्यम से समाज में जो परिवर्तन है, तो इस स्थिति को ले लें या इस स्थिति, तो कई डायमेंशन है, कई स्थितियां हैं, और इस डायमेंशन के कारण या इस सिचुएशन के कारण समाज में परिवर्तन की स्थिति लाई जा रही। ठीक, अब जो ये कोऑपरेटिव, सामाजिक, सोशल चेंज, कल्याणकारी राज्य, अब समाज में परिवर्तन लाना है। यहां पर आर्टिकल 38 खुद कहता है कि प्रमोट द वेलफेयर स्टेट, प्रमोट द वेलफेयर, प्रमोट द वेलफेयर। क्लियर? तो अगर प्रमोट द वेलफेयर, तो कल्याणकारी। अब यहां पर है आपका सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं। ठीक, आर्थिक विभिन्नताएं। तो यहां पर अगर हम
सोशलिज्म की बात करते हैं, अगर हम सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करें, सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करते हैं, सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। तो सोशलिज्म का मतलब है इकोनॉमिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिकल इक्वलिटी, ठीक। अब इकोनॉमिकल इक्वलिटी की स्थिति अगर है, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की पोजीशन अगर हम ले ले, तो इस इकोनॉमिकल इक्वलिटी के लिए सोशलिज्म जो टूल्स अपनाता है, जो टूल्स अपना रहा है, क्लियर, जो टूल्स की स्थिति है, क्लियर। तो इस टूल्स के अकॉर्डिंग एक यूटोपियन सोशलिज्म है, एक साइंटिफिक है, एक डेमोक्रेटिक है। यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब स्वप्नलोकीय, यूटोपियन, यूटोपियन सोशलिज्म मीन्स स्वप्नलोकीय समाज, ठीक। अब यह है आपका साइंटिफिक सोशलिज्म, यह है आपका साइंटिफिक सोशलिज्म, क्लियर। तो अगर साइंटिफिक सोशलिज्म है, साइंटिफिक सोशलिज्म की अगर स्थिति है, तो इस साइंटिफिक सोशलिज्म का मतलब क्या है, इसके द्वारा जो परिवर्तन होगा, ये थॉट जो परिवर्तन का बेस करेगा, वह परिवर्तन है रिवॉल्यूशन का। और इसका जो सपोर्ट है, वह सपोर्ट है कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन एंड अदर। ये लोग क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन की बात करते, क्रांति के द्वारा समाज में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर समाज में परिवर्तन के माध्यम से, समाज में परिवर्तन के द्वारा अगर क्रांति की बात करते हैं, क्रांति के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ये, लेकिन डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट और जो क्या कहा जाता है, फेमिनिज्म, डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक या फेमिनिज्म, ये प्रोसेस है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, क्लियर। अब यहां तक तो समझ लीजिए, आगे का स्टेप, आगे यहां तक मैं आगे ऊपर आपको बता दिया कैसे कैसे है। इसके आगे डी.एस. नाकरा वर्सेज इंडियन यूनियन 1984, डी.एस. नाकरा वर्सेज इंडियन यूनियन 1984 के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोशलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, सोशलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर का रिस्ट्रिक्शन या बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिबंध आपके संसद पर लगा हुआ है कि संसद ऐसा कोई भी कानून या संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, क्लियर। अब इस सिचुएशन पर इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया
का कंसेप्ट आता है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया का कंसेप्ट आता है। और जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया का कंसेप्ट आ रहा है तो उस स्थिति में या उस सिचुएशन में पोजीशन क्या है? उस स्थिति में पोजीशन ये है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू करने की बात आती है। और आर्थिक उदारीकरण में उदारीकरण की प्रक्रिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट या डी इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को अडॉप्ट किए जाते हैं। और उस डी इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के माध्यम से या डी इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो स्थिति है वह स्थिति यही हो जाती है। तो इन स्थितियों के द्वारा सवाल ये खड़ा होता है कि जब समाजवाद आधारभूत ढांचा है या आधारभूत ढांचे की स्थिति है तो आर्थिक उदारीकरण की नीति को या आर्थिक उदारीकरण की स्थिति को असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित? तो सवाल यही था। तो राज्य की तरफ से यह कहा गया कि हम उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से या हम उदारीकरण के द्वारा, यानी कुल मिलाकर सिचुएशन ये समझ लीजिएगा, कुल एक तरीके से पूरी स्थिति कमोवेश है क्या? संविधान का भाग 4 अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना को लेकर एक आदर्श की स्थापना करता है। या यह कह ले कि निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में एक नवीन भारतीय समाज की स्थापना करने के लिए संविधान जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए आदर्श और सिद्धांत डीपीएस में समाहित किया। और राज्य को यह दायित्व दिया गया कि राज्य अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित करेगा, जिससे परंपरागत भारतीय समाज के स्थान पर एक नवीन भारतीय समाज की स्थापना हो सके। क्योंकि जब तक नवीन भारतीय समाज की स्थापना नहीं होगी तब तक भारतीय समाज में न तो एकता होगी, न तो अखंडता होगा और न ही बंधुत्व की अवधारणा होगी। इसलिए राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था पर डीपीएस के रूप में जिन सिद्धांतों को स्थापित किया गया उन सिद्धांतों को लागू करने का दायित्व राज्य को दिया गया। राज्य का दायित्व या राज्य के ऊपर जो दायित्व है और राज्य के लिए जो कंसेप्ट संविधान लागू करता है वह आर्टिकल 36 है। वह आर्टिकल 36 है। 36 में राज्य की जो परिभाषा दी गई उस परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार और भारतीय संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी, यानी मीन्स कि राज्य की जो परिभाषा 36 में दी गई है वही परिभाषा आर्टिकल 12 में है। अब इस राज्य के ऊपर दायित्व रखा गया, तो इस राज्य के ऊपर जो दायित्व रखा गया है उस राज्य को अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित करना है। क्लियर? अब इन सिद्धांतों को लागू करते समय या लागू करने के बाद सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बहुत हद तक हम अचीव कर पाए, बहुत हद तक भारतीय समाज में पाए जाने वाली जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी उसको कम करने का प्रयास किया गया और कम करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। डीएस नाकरा बनाम भारत संघ 1984 के मामले में उच्चतम न्यायालय यह निर्णय देता है कि समाजवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। दूसरी तरफ आधारभूत ढांचे का सिद्धांत राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के विरुद्ध हो। अब ऐसी स्थिति में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में लागू की जाती है। सैद्धांतिक और विचारधारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उदारवाद और समाजवाद दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं। उदारवाद राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है, वहीं पर समाजवाद राज्य के अधिक से अधिक हस्तक्षेप की बात करता है। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है
कि जिस उदारीकरण की प्रक्रिया को आर्थिक सुधारों के नाम पर 1991 में लागू किया गया, यानी उदारीकरण की प्रक्रिया को लागू किया गया, और उस उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत निवेश और विनिवेश पद्धति को अपनाया गया। उस निवेश और विनिवेश पद्धति को लेकर राज्य या सरकार तमाम पब्लिक सेक्टरों में विनिवेश की प्रक्रिया अपनाती है और विनिवेश की प्रक्रिया अपनाकर अपने अंश या अपने शेयर को बेच देती है। अब ऐसी स्थिति में सवाल यह खड़ा होता है कि जब राज्य के ऊपर या सरकार के ऊपर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिबंध लगा है, तो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को आधारभूत ढांचे के विरुद्ध मानते हुए उसे असंवैधानिक घोषित क्यों नहीं किया? इस स्थिति के प्रत्युत्तर में या इस स्थिति के जवाब में यही कि संविधान या संविधान आधारित जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य भारत के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उत्थान करना था, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 38 राज्य को कल्याणकारी राज्य की ओर प्रमोट करने का दायित्व भी देता है। अब कल्याणकारी राज्य को प्रमोट करने के लिए राज्य के पास संसाधन होने चाहिए, और 1990 का जो आर्थिक संकट भारत के समक्ष था, वह आर्थिक संकट राज्य को अपने कर्तव्य या अपने दायित्वों के निर्वहन करने में अवरोध खड़ा कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या उदारीकरण की प्रक्रिया आधारभूत ढांचे के विरुद्ध होने के बावजूद भी उसे असंवैधानिक क्यों नहीं घोषित? तो इस पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि राज्य अपने कर्तव्य और दायित्व या अपने लोक कल्याणकारी स्वरूप का पालन तभी कर सकता है जब राज्य के पास संसाधन हो, और राज्य के संसाधन तभी हो सकते हैं जब राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। इसलिए भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया, और जब विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, निवेश और विनिवेश की पद्धति अपनाई, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब भारत के पास संसाधनों की अधिकता हुई, आर्थिक दृष्टि से भारत सुदृढ़ हुआ, तो भारत विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। इसलिए यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भिखारी को भीख तभी दे सकता है जब व्यक्ति के पास भीख देने की क्षमता हो, पॉकेट उसका अलाउ करे। 1990 की स्थिति भारत को भीख देने की नहीं थी, यानी लोगों के कल्याण करने की स्थिति नहीं थी। लेकिन जब भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो भारत विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, वैधानिक, जिसका परिणाम आप खुद देख लीजिए। मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दिया, आपका आयुष्मान योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि घोषित किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना। ये सब क्या है? ये सब यही है कि आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात जब भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, तो भारत के पास संसाधनों की अधिकता होती है, और इस संसाधनों के कारण भारत सामाजिक और आर्थिक कल्याण। इसलिए सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि हमने संविधान के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को या निर्धारित लक्ष्यों से अपने आप को अलग नहीं किया है, बल्कि उससे प्राप्त करने के साधन या टूल्स को बदल दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी उद्देश्य या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ उसी प्रक्रियाओं के द्वारा की जाए। यह भी जरूरी है, और यही रीजन है
कि इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए भारत का संविधान अपने आप को या अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दिन प्रतिदिन मजबूत करता जाता है और दिन प्रतिदिन मजबूत करते हुए आज स्वयं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्वयं को क्या कर लेता है, ठीक।